हाय एवरीवन, आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉइंट वो आपका द यूनियन लेजिस्लेटर का अगला पॉइंट है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे द लोकसभा के बारे में। किसके बारे में? द लोकसभा के बारे में। कहते हैं कि इट इज ऑल्सो द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। लोकसभा के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो ये एक तरह से ना लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के नाम से भी जाना जाता है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द हाउस ऑफ द पीपल। और इसको सिर्फ लोअर हाउस ही नहीं, बल्कि इस लोअर हाउस को ना हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मतलब लोकसभा के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करते हैं ना, तो इनको लोअर हाउस तो कहा ही जाता है और हाउस ऑफ द पीपल भी इनको कहा जाता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। कहते हैं कि इसमें ना अपने कंट्री के जितने सारे रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं ना, वो सब जुड़े हुए रहते हैं। नाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। और कहते हैं ना, ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ना खास करके लोकसभा में, इसको डायरेक्टली हम लोग मतलब पीपल के द्वारा, मतलब क्या, हम लोग इनको इलेक्ट करके वहां से फिर इनको भेजते हैं। तो ये लोकसभा के जो है ना वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। अब लोकसभा में हम लोग आते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हम लोग का ना कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन का मतलब सबसे पहले ये चीज भी जानते हैं, कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि आखिर कितने कितने सारे मेंबर्स वगैरह इसमें जुड़े हुए रहते हैं, क्या है नहीं है, ये सब सारा का सारा पॉइंट हम लोग कंपोजिशन में पढ़ेंगे। तो कंपोजिशन ये कि द लोकसभा हैव अ मैक्सिमम द 552 मेंबर्स। कहते हैं कि इनके पास में मैक्सिमम अगर हम लोग बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम जो होता है वो 552 इसमें मेंबर्स होते हैं। कम से कम 552 ये मतलब मैक्सिमम नंबर ये कहलाता है, मेंबर कहलाता है इसका। लेकिन अगर वहीं पर में देखें तो 530 मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। इसी में से आपका 532 जो मेंबर्स होता है ना, वो आपका इलेक्टेड होता है स्टेट से। और बच गया कितना आपके पास में? तो बच गया और 20 मेंबर्स, तभी जाकर के ये क्या होगा, 552 मेंबर्स होंगे। तो ये जो 20 मेंबर्स बच जाते हैं ना, ये 20 मेंबर्स आपका इलेक्टेड होता है कहां से? फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी से। कहां से? यूनियन टेरिटरी से। मतलब 532 हो गया स्टेट से और 20 मेंबर्स आपका होगा यूनियन जो टेरिटरीज होती है ना, उस यूनियन टेरिटरी से। ये एक तरह से जो मेंबर होते हैं वो इनसे रिलेटेड होते हैं। ये इतना पॉइंट हम लोग को याद रखना है। ये 552 का ये डिक्लेरेशन है। अब सेकेंड पॉइंट इसी में अगर हम लोग देखते हैं, जो मतलब कंपोजिशन का है, द सीट्स अलॉटेड टू बी द सीट्स एंड द यूनियन टेरिटरी। मतलब स्टेट और यूनियन टेरिटरी में जो होता है ना, वो सीट्स को एक तरह से अलॉट किया जाता है, मतलब दोनों तरफ उनको डिवाइड किया जाता है। आर बेस्ड ऑन देयर द रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन। मतलब एक तरह से रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर में सीट को ना एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। नाउ दस द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज विद द लार्जर पॉपुलेशन हैव अ मोर सीट्स। कहते हैं कि जहां पर में लार्जर पॉपुलेशन होगा स्टेट के पास में, तो उनके पास में सीट ये होगा ज्यादा हो जाएगा, आपका सीट जो होगा वो ज्यादा होगा। एंड दस दोज ऑफ विद द अदर पॉपुलेशन लोअर पॉपुलेशन, यानी कि जहां पर में अगर लोअर पॉपुलेशन होगी तो सीट वहां पर में क्या होगा, एक तरह से कम हो जाएगा। तो ये सारी की सारी बातें हम लोग को भी ध्यान में लेके चलना है। अब इसमें हम लोग आते हैं और द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स। अब क्या है ना कि प्रेसिडेंट इतने सारे तो हो गए, 532 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, 20 मेंबर्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं कि जो प्रेसिडेंट है ना वो नॉमिनेट करता है आपका 2 मेंबर्स। ये नॉमिनेट 2 मेंबर्स कहां से करेंगे? तो फ्रॉम द एंग्लो इंडियन जो एक तरह से कम्युनिटी है वहां से। इफ in her or his opinion the community is not adequately represented in the house। अगर वहां पर भी क्या होता है, कोई भी his और her कोई भी हो, अगर वो एक तरह से ना ओपिनियन ऑफ द कम्युनिटी का अगर नहीं होता, एडिक्वेट नहीं होती है, तो वहां से प्रेसिडेंट क्या करते हैं, तो 2 मेंबर आप क्या करेंगे, एक तरह से वहां से इलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ने आ रहे हैं ना, वो हम लोग का टर्म के बारे में दिया गया। ये टर्म है क्या? कहते हैं कि द मेंबर आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ द 5 years। कहते हैं इसके जो मेंबर्स होते हैं ना लोकसभा के, ये आपके कम से कम 5 years के लिए इनको ना इलेक्ट किया जाता है। इसके बाद में इतना ही नहीं, कहते हैं कि इफ द रूलिंग पार्टीज, मतलब जो भी रूलिंग पार्टी उस समय में होगा, गवर्नमेंट में होगी, लॉसेस इट्स मेजॉरिटी, अगर वो अपनी मेजॉरिटी को लॉस कर देता है, मतलब उनकी जितनी मेजॉरिटी होना चाहिए उससे अगर मेजॉरिटी कम होती है, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर इट्स टर्म इज ओवर। तो प्रेसिडेंट के पास में ये एक तरह से मतलब राइट है कि लोकसभा को वो टर्म के खत्म होने से पहले उसको एक तरह से डिसॉल्व कर सकता है, उसको खत्म कर सकता है। अब आती है इसमें नेक्स्ट पॉइंट,
इसमें कि इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, अगर मान लेते हैं हम लोग कि कभी कोई अगर ऐसी इमरजेंसी आती है, द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी द एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर। उस समय में लोकसभा का जो टर्म होता है ना, वो 1 साल के लिए एक तरह से बढ़ाया जाता है। तो ये 3 का 3 पॉइंट आपको टर्म के रूप में हम लोग को समझना है। अब हम लोग आते हैं इससे आगे जो पॉइंट दिया गया वो आपका प्रोसीड्यूर फॉर द इलेक्शन, मतलब इलेक्शन की प्रोसीड्यूर कैसा होना चाहिए। अगला जो पॉइंट हम लोग का है, अब यह है प्रोसीड्यूर फॉर द इलेक्शन। और इस इलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले दिया हुआ है कि द मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू द जनरल इलेक्शन। जो इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, उनको जो इलेक्ट किया जाता है वो एक तरह से जनरल इलेक्शन के द्वारा, किसके द्वारा, तो जनरल इलेक्शंस के द्वारा मतलब मेंबर को इलेक्ट किए जाते हैं। एंड फॉर दिस पर्पस द एंटायर कंट्री हैज बीन डिवाइडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और इस पर्पस के लिए पूरे के पूरे कंट्री को एक तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। अब आती है बात कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है। तो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि एन एरिया whose voters elect representative, एक ऐसा एरिया जहां पर में वोटर क्या करता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करता है। कैसे, टू द यूनियन और द स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब यूनियन के लिए या फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए। तो वहां पर में एक तरह से ये इलेक्शन हो गया। आपको जनरल वे में हम लोग कैसे इसको एक तरह से इलेक्ट करते हैं। वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम द ईच कंस्टिट्यूएंसी, कहते हैं कि एक मेंबर जो होता है ना, वो एक ही कंस्टिट्यूएंसी से ना वो खड़ा हो सकता है, वो मतलब एक तरह से इलेक्शन लड़ सकता है। ये इलेक्शन का प्रोसीड्यूर कहलाता है। नो, इलेक्शंस आर जनरली हेल्ड एवरी 5 इयर्स। और ये जो इलेक्शंस होते हैं ना, ये भी आपका जनरली 5 इयर्स के लिए होता है, 5 इयर्स के बाद ही होता है। एक तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं, जब तक गवर्नमेंट 5 साल तक चलती है तब तक ये चलता रहता है। अगर बीच में बाय इमरजेंसी अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम में आ गई तो फिर इलेक्शन होना अगर होता है तो होता, नहीं तो फिर ये 5 साल के लिए इलेक्शन जो होता है ना, वो जनरली हेल्ड किया जाता है। एवरी एडल्ट सिटीजन्स, अब जितने सारे एडल्ट सिटीजन्स जिसका एज आपका 18 इयर्स होगा या फिर 18 इयर्स से अबव होगा, हैज द राइट टू वोट। कितना होना चाहिए इसके लिए, हर एक सिटीजन को 18 इयर्स का होना चाहिए। 18 इयर्स का होगा या फिर 18 इयर्स से अबव का होगा, उन्हीं के पास में राइट हो सकता है कि वो जाकर के वोट दे सकता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इसी में आपका दिया हुआ है कि पीपल कास्ट देयर वोट थ्रू द सीक्रेट बैलेट। अब हम लोग आते हैं ना कि जो खास करके जो इलेक्शन जो होती है ना, तो उसमें पीपल क्या करता है ना, एक तरह से सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो होता है उसको एक तरह से वोट करता है। अब ये बैलेट सिस्टम वगैरह जो था ना, वो अब हट चुका है। अब एक तरह से जिसको हम लोग कहते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम जिसको कहा जाता है, एक तरह से वो सारा का सारा सिस्टम आ चुका है, जहां पर मैं आप बटन पुश करोगे तो उसके बाद में जिस भी लीडर का नाम आपको दिया हुआ रहेगा, वहां पर में नाम हो चाहे सिंबल्स वगैरह होता है, उसके बगल में सारे बटन्स रहते हैं। उस बटन को जैसे ही आप पुश करोगे वो उस लीडर को वोट हो जाता है। हाँ, इसमें एक चीज और देखने वाली सोचने वाली बात है कि अगर आपने कोई 2 बटन ना पुश किया तो फिर आपका वोट जो हो जाता है वो इनवैलिड हो जाता है। इसलिए जब कभी भी आप भी 18 इयर्स का हो जाओगे, उसके बाद जब कभी वोटिंग करोगे तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि हमको एक ही बटन पुश करना है जिसको भी आपको वोट करनी हो, और उसके थ्रू आपका वोटिंग जो है ना वो आपके रिप्रेजेंटेटिव के पास में पहुंच जाएगा। एंड दिस मीन that no one knows whom the voter had to be the voted for। और पहले ये मतलब एक तरह से जो बैलेट सिस्टम था ना, तो उसमें भी स्टैंप वगैरह लगाया जाता था, फिर पेपर को फोल्ड करके बक्से में रख दिया जाता था, फिर उसकी काउंटिंग होती थी और फिर उस पार्टी को उतना सारा का सारा वोट जो था ना वो मिल जाता था। हाँ, उसमें भी एक सिस्टम और था कि अगर आपने एक जो आपको बैलेट पेपर दिया गया उसमें आपने अगर मान लिया कि एक तरह से वहां पर मैं स्टैंप लगा दिया, एक नहीं बल्कि 2 स्टैंप आपने लगा दिया, तो फिर आपकी वोट जो थी वो इनवैलिड हो जाएगी। तो ये सब सारा का सारा सिस्टम एक तरह से बैलेट पेपर के रूप में हम लोग जो कहते हैं ना, करते हैं ना, तो वो सब चीज एक तरह से समझने की बात है और ये चीज ध्यान में भी रखने की बात है। ये तो हो गया आपका इलेक्शन का प्रोसीड्यूर। लेकिन अब इलेक्शन जो कैंडिडेट वगैरह होती है ना, उनकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, मतलब किस तरह से कोई भी कैंडिडेट वगैरह जो वो खड़ा हो सकता है मतलब वोटिंग करवाने के लिए या फिर इलेक्शन में क्या क्या इसके लिए प्रोसीड्यूर होना चाहिए, वो नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग अभी पढ़ते हैं करते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम लोग बात करें कि एक कैंडिडेट के पास में क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए इलेक्शंस के लिए, तो सबसे पहले ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, अ कैंडिडेट हु विशेस टू कंटेस्ट द इलेक्शन, मतलब कोई भी अगर कैंडिडेट आपका कंटेस्ट करना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है, तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ द इंडिया। उसको क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड अबव द 25 इयर्स।
और कम से कम 25 इयर्स से ज्यादा का जो है ना वो एज होना, 25 इयर्स का एज होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपको उस कैंडिडेट के लिए। सेकेंड पॉइंट बताया गया है कि पीपल हु आर इन द गवर्नमेंट सर्विस, मान ले कि कोई अगर इलेक्शन लड़ रहा है और वो अगर गवर्नमेंट सर्विस में है, और दोज हु आर इंसॉल्वेंट और द मेंटली अनसाउंड आर नॉट एलिजिबल, और जो खास करके एक तरह से इंसॉल्वेंट है या फिर जिसको हम लोग मेंटली अनसाउंड कहते हैं, मतलब दिमाग से ठीक ठाक ना होना, ऐसे पीपल एक तरह से एलिजिबल नहीं होता, वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग करते हैं इसी में, तो दिया कि अ कैंडिडेट कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा और एनी, मतलब जो कोई भी कैंडिडेट होगा ना वो आपका राज्यसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए एक तरह से, और एनी अदर लेजिस्लेचर एट द सेम टाइम, और किसी और लेजिस्लेचर का मेंबर वो सेम टाइम में नहीं होना चाहिए। ये चीज भी आपको याद रखना है। तो ये सारे के सारे 3 पॉइंट जो हमने बताया अभी वो आपका एलिजिबिलिटी थी फॉर कैंडिडेट्स के लिए। कहते हैं कि आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स आर द अनाउंस एंड द लीडर ऑफ द पार्टी, कहते हैं कि इलेक्शन होने के बाद में ना एक तरह से जो रिजल्ट होती है ना उसको अनाउंस किया जाता है, और जो लीडर ऑफ द जो पार्टी होता है खास करके विद द मेजॉरिटी ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, जिसके पास में मेजॉरिटी क्या होगी, एक तरह से इलेक्टेड मेंबर क्या होगा, इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट, जिसके पास में मेंबर ज्यादा होगा उनको प्रेसिडेंट के द्वारा क्या किया जाता है, एक तरह से इनवाइट किया जाता है। किसके लिए, बाय द प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट के द्वारा उनको इनवाइट किया जाता है टू फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब वहां पर गवर्नमेंट बनाने के लिए उस पार्टी को मतलब न्योता एक तरह से दिया जाता है। किसके थ्रू, तो प्रेसिडेंट के थ्रू, मतलब जिस पार्टी के पास में ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होती है ना, प्रेसिडेंट उनको एक तरह से बोलते हैं कि आप आकर के अपना गवर्नमेंट बना सकते हो। एंड द अदर पार्टीज फॉर्म द ऑपोजिशन, और जिसकी मेजोरिटी कम होती है ये पार्टी एक तरह से ना ऑपोजिशन में खड़े हो जाते हैं, मतलब उसके अगेंस्ट में रहते हैं। एंड व्हेन वन पार्टी डज नॉट गेट अ क्लियर मेजोरिटी, कभी कभी इलेक्शन में क्या होता है ना कि किसी भी पार्टी को ना क्लियर मेजोरिटी नहीं है। अब क्लियर मेजोरिटी के लिए भी समझना एक चीज जरूरी है। सपोज दैट कि अगर मान लिया कि 240 टोटल सीट्स है, इसमें से अब कोई अगर एक पार्टी होगा ना तो उसको 120 या फिर 120 प्लस सीट होना चाहिए, इसका हाफ लिया जाता है। तो उसमें क्या होगा वहां पर में कि अगर किसी भी पार्टी के पास में अगर 120 से कम आता है, यानी कि 110 हो सकता है, 115 हो सकता है, या 100 के आसपास में आ सकता है, तब वो क्या करेगा, तो अ ग्रुप ऑफ पार्टीज फॉर्म द कोalition, वहां पर वो पार्टी क्या करता है, एक कोalition मतलब एक तरह से बनाता है। तो कोalition का मतलब मैंने यहां पर मैं दिया वो टेम्पोररी अलायंसेस, मतलब अदर पार्टी के साथ मिलकर के वो एक अलायंस बनाएगा एंड इलेक्ट अ लीडर हु इज देन आस्क्ड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो एक तरह से अपने में इलेक्ट करेगा लीडर को और फिर वो अपना गवर्नमेंट वहां पर में फॉर्म कर सकता है। ये सब सारी की सारी पॉइंट हम लोग को समझना जरूरी है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग के पास में वो है द स्पीकर का। स्पीकर को एक तरह से ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भी कहा जाता है, ये चीज भी हम लोग को याद रखना है। द मेंबर ऑफ द लोकसभा, अब क्या होता है ना वो लोग इलेक्ट करते हैं द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, मतलब मेंबर ऑफ द लोकसभा क्या करेगा, एक तरह से इलेक्ट करता है अपने प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिसको एक तरह से स्पीकर कहा जाता है। कहां से, तो फ्रॉम अमंग देम से, वो लोग अपने में से एक स्पीकर को लोग क्या करते हैं, एक तरह से इलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं वहां पे। नाउ द all the members have to be the take an oath to the loyalty to the Indian Constitution। फिर क्या होता है ना, जितने सारे मेंबर्स होते हैं ना वहां पर में वो लोग एक तरह से ओथ लेते हैं, यानी कि ओथ का होता है शपथ लेना, टू लॉयल्टी टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ द स्पीकर, और स्पीकर के समक्ष वो लोग ना एक तरह से ओथ लेते हैं, मतलब प्रॉमिस करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ना एक तरह से शपथ लेना, वो शपथ लेते हैं। एंड द स्पीकर सुपरवाइजेस द प्रिसाइडिंग्स ऑफ द लोकसभा, और उसके बाद में जो स्पीकर होते हैं ना वही सुपरवाइज करती है, वहां पे प्रोसीडिंग करती है एक तरह से जो काम वगैरह होती है लोकसभा। एंड द मेंटेन ऑर्डर एंड द डिसिप्लिन इन द हाउस, मतलब उस हाउस के अंदर में डिसिप्लिन को मेंटेन करना, ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सारा का सारा काम जो होता है ना वो जो स्पीकर होता है खास करके उस स्पीकर का काम होता है। अगले वीडियो में हम लोग राज्यसभा के बारे में करेंगे, सेम इसी तरह से उसमें टर्म भी होगी, एलिजिबिलिटी होगी, और जो फंक्शंस वगैरह होते हैं वो सब भी सारा का सारा पॉइंट होगा। दैट्स ऑल।